Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to the weekly social issues current affairs series of CBL, जिसमें आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे वो करंट अफेयर्स जो कि 18th ऑफ सितंबर टू 24th ऑफ सितंबर न्यूज़ में रहे थे। देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग आज कवर करेंगे। दीज आर दी 3 टॉपिक्स विच वी विल कवर। फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस बाय दी WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली ही जो पूरा एयर क्वालिटी है उसकी कुछ गाइडलाइंस को रिवाइज किया है। जो नंबर ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं इन दी एनवायरनमेंट उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी लिमिट्स को कम कर दिया है। तो इससे क्या निकल कर सामने आता है कि भाई जो पहले गाइडलाइंस हम लोग फॉलो कर रहे थे वो अल्टीमेटली ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लेकर सामने आ रही थी। तो इसीलिए WHO ने ये गाइडलाइंस क्यों रिवाइज करी हैं, इंडिया का क्या स्टेटस है पोल्यूशन को लेकर, और इंडिया में इस पोल्यूशन की वजह से जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे अडल्ट हैं, चाहे ओल्ड एज हैं, उन पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। फिर हम करेंगे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जो है ये उस एरिया में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी तक ये पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंटेड था लेकिन J&K में नहीं था, तो अभी इसको वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम देखेंगे कि भाई इससे J&K को क्या फ़ायदा पहुँच सकता है और इस जो राइट्स एक्ट है इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं जो कि किसी भी एरिया में ट्राइबल्स की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो क्या इस एक्ट में लिखा हुआ है, कैसे ये हेल्प करेगा, ये हम देखेंगे। फिर है आपका प्रमोटिंग पर्ल फार्मिंग इन दी ट्राइबल एरियाज़। अभी रिसेंटली ट्राइफेड ने एक कंपनी के साथ में एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें इन्होंने ये बोला है कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं खास करके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उन एरियाज़ में जो पर्ल फार्मिंग है, जो जेमस्टोन्स हैं जो मोती टाइप से होते हैं, उनकी फार्मिंग को प्रमोट किया जाए। तो ये पर्ल फार्मिंग क्या होती है, कैसे ये ट्राइबल्स की लाइफ को सुधारेगा और क्या इसके बेसिक प्रोविजंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। क्लियर है? तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फर्स्ट टॉपिक करेंगे अपना शुरू, विच इज़ न्यू ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस बाय WHO। देखो पेपर में क्वेश्चन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ऐसे भी आ सकता है कि अभी रिसेंटली ही आपके नई एयर क्वालिटी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, ये किसने जारी करी हैं? तो WHO बेसिकली ऐसा लगता है कि हेल्थ के रिगार्डिंग होगा, लेकिन ये पोल्यूशन को हेल्थ से लिंक करने के बाद ही इस रिपोर्ट को जारी करता है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सोशल इश्यूज़ के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और साथ में जो एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है उस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि WHO ने लिमिट्स को लोअर कर दिया है। इट लोवर्ड द रिकमेंडेड लेवल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट कैन बी कंसिडर्ड सेफ फॉर ह्यूमन हेल्थ। पहले अगर किसी भी पॉल्यूटेंट का अमाउंट 10 या 10 से ज़्यादा होता तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन अब उसको हमने लोअर कर दिया उस लिमिट को कि अब 10 नहीं बल्कि 5 से अगर ज़्यादा है तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो बेसिकली इसीलिए काफ़ी ये चर्चाओं में है कि इतने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स का लेवल आपने लिमिट कर दिया है, लोअर कर दिया है। तो क्या सभी कंट्रीज इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगी? क्या ये फिजिबल भी हैं लिमिट्स? तो उस पर डिस्कस करेंगे अभी, है ना। तो और इससे पहले क्या था, 2005 में WHO ने एक लिमिट्स दी थी, उन्हीं को ही रिवाइज किया है बेसिकली इसने। कोई नई गाइडलाइंस नहीं है ये, दीज आर द रिवाइज्ड गाइडलाइंस जो कि पहले 2005 में दी गई थी, बट सभी कंट्रीज़ ने वो अचीव नहीं किया और इसी वजह से जो पोल्यूशन का लेवल है पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में काफ़ी लेवल तक पहुंच गया। और इसीलिए अब कंट्रीज़ को एक रास्ते पर लेकर आने के लिए कि भाई आप ये पाथ फॉलो करो, तभी जाकर आपके यहाँ पर पोल्यूशन कम होगा और अल्टीमेटली आपकी जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं जो कि न्यूज़ में रही हैं। WHO ने बेसिकली 6 ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी लिमिट्स को लोअर किया है, और वो 6 पोल्यूटेंट्स कौन से हैं आपके? PM 2.5, PM 10, PM का मतलब आपका पर्टिकुलेट मैटर, दीज आर दी पर्टिकुलेट मैटर जो कि आपके एनवायरनमेंट में सस्पेंडेड रहते हैं। इनको हम SPM भी बोल देते हैं कभी कभी, SPM, दीज आर दी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। PM 2.5 इज बेसिकली इनका साइज 2.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब।
एंड PM10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ओजोन का लेवल जैसे हमने डिस्कस किया था कि ओजोन जो है वो आपके ट्रोपोस्फेयर में भी है, मतलब अभी जहाँ पर हम रह रहे हैं जिस एरिया में वहाँ पे भी है, और स्ट्रेटोस्फेयर में भी है जहाँ पर ये यूवी रेज को आने से बचाती है। तो ये जो ओजोन आपकी ट्रोपोस्फेयर में है दैट इज़ नॉट गुड फॉर द ह्यूमन हेल्थ। ये लंग्स और किडनी डिजीज़ के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, इसीलिए ये ह्यूमन हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है अगर ये ट्रोपोस्फेयर में है तो। फिर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जो कि मेनली आपका व्हीकल एमिशन जो है उनसे निकलता है। फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो कि SO2 ये भी व्हीकल एमिशन से निकलता है, इंडस्ट्रियल एमिशन से निकलता है। एंड लास्ट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये 6 पोल्यूटेंट्स हैं जिनकी लिमिट्स को लोअर किया गया है बाय द WHO। इसमें CO2 नहीं है, ध्यान रखेंगे। CO2 भले ही आपकी ग्लोबल वार्मिंग गैस है बट इट इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट, ये हम ध्यान रखेंगे। ये ह्यूमन हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये 6 पोल्यूटेंट्स के आप नाम ध्यान रखेंगे। और ये बेसिकली एक चार्ट सा दिया हुआ है, इसमें आपको हल्का सा कंपैरिजन दिख जाएगा कि भाई PM2.5, 10, O3, NO2, SO2 और CO का 2005 में क्या एनुअल लिमिट थी। 24 आवर वाला रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। एनुअल मीन ध्यान रख लेना कि ये PM2.5 पहले 10 लिमिट थी इसकी, 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और अब ये कितनी कर दी गई है, 5 कर दी गई है। PM10 का पहले लिमिट थी 20, अब इसको 15 कर दिया गया है। देखो लिमिट्स को लोअर करने का मतलब क्या है, पहले हमें लगता था कि अगर PM2.5 की वैल्यू 10 से ऊपर चली गई तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए नेगेटिव होगी, लेकिन अब ये अगर 5 से ऊपर चली गई है तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए नेगेटिव होगी। तो मतलब जो पहले 5 और 10 के बीच पहले सेफ लिमिट मानी जाती थी, अब नाउ इट इज ऑल्सो डेंजरस इन नेचर, है ना। तो ये काफ़ी सारी ऐसी लिमिट्स हैं जो कि अलग अलग पोल्यूटेंट्स को लेकर WHO ने रिवाइज करी हैं। O3 को, ओजोन जो है बेसिकली उसको पहले हम लोगों ने पीक सीजन के हिसाब से स्पेसिफाई नहीं किया था, उसको काउंट नहीं किया था। अब इसकी लिमिट रख दी गई है 60। NO2 की पहले 40 थी, अब 10 है। SO2 की 20 थी, अब 40 है ना। तो जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी पहले स्पेसिफाइड नहीं थी, अब उसकी टोटल 4 है। अब आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है ये कि भाई पहले PM2.5 कितना था, PM10 कितना था। अगर याद करना भी है तो सिर्फ आप PM2.5 और PM10 याद कर लेना, और वो भी एनुअल सीजन वाला, एनुअल मीन वाला, ठीक है। बाकी ये जो है आपको याद रहता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कोई ज़्यादा ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं कि याद करना ही पड़ेगा, इतना याद रहेगा भी नहीं, बात तो वही है। तो PM2.5 और PM10 का आप एनुअल मीन ध्यान रख लेंगे, 2005 में कितना था, 2021 में कितना है, तो ये गाइडलाइंस आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ में हम चीज़ पढ़ते हैं, इंडिया का एक है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, NAAQS। अब देखो नाम से क्लियर है, एम्बिएंट एयर क्वालिटी, ऐसी एयर जो कि क्वालिटेटिव है और साथ में एक ऐसी एयर जहाँ पर सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही। तो ये स्टैंडर्ड्स हैं कि भाई किसी भी एयर को हम एम्बिएंट एयर तब मानेंगे जब उसमें पोल्यूटेंट्स का लेवल जो है वो कम होगा। और इंडिया में जो ये स्टैंडर्ड्स हैं इसमें हम लोग PM2.5 भी काउंट करते हैं, PM10 भी काउंट करते हैं, NO2 भी काउंट करते हैं, SO2 भी काउंट करते हैं, है ना। बाकी जो टोटल 6 हैं ये सारे के सारे इसके पार्ट्स हैं, सारे हम इसमें काउंट करेंगे। लेकिन WHO 2005 में ये जो लिमिट बताई थी इससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर है इंडिया की ये लिमिट। अगर हम WHO की बात करें 2005 में तो इसने लिमिट रखी थी 10 एनुअल मीन की, अगर हम बात करें, और इंडिया में कितनी है एनुअल मीन आपका 40, 4 गुना है। मतलब हमारे लिए 40 से ऊपर अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए नेगेटिव है। PM10 यहाँ पर 20 है, इंडिया में ये था आपका 60, तो ये भी 3 टाइम्स है। तो कहने का मकसद ये है कि 2005 की गाइडलाइंस के हिसाब से भी इंडिया ने उस जो एक पूरी की पूरी मैकेनिज्म है उसको फॉलो नहीं किया था। तो WHO ने बेसिकली और रिवाइज कर दिया है, तो इंडिया में तो और ज़्यादा पोल्यूशन है उनके मुताबिक। हमने पहले वाली ही गाइडलाइंस अभी तक फॉलो नहीं करी है, तो नई वाली फॉलो करने के लिए हम थोड़ा बहुत टाइम चाहिए है, बहुत जल्दी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स की हमें पार्टिसिपेशन चाहिए होगी, सरकार हो चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे पार्टिसिपेंट्स ही क्यों ना हो, सिटीजन्स ही क्यों ना हो, है ना। तो जो पूरे के पूरे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सारी की सारी
एक्टिविटीज़ के बाद ही हम लोग इन टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज WHO के हिसाब से अभी जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री है। बिकॉज आपके सामने ही है PM 2.5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 5 है, देखो तो अब हमारे यहाँ पर 40 है, ये 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स, ये 15 है, ये 68 इज 4 टाइम्स। तो हल्का सा हमें टाइम लगेगा इस WHO गाइडलाइंस को मानने के लिए। तो ये तो है बेसिकली गाइडलाइंस। फिर आता है कि भाई इंडिया में जो पोल्यूशन का स्टेटस है वो क्या चीज़ है। पहली बात तो पोल्यूशन से एक तो जो चाइल्ड है, चाइल्ड हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, साथ में अडल्ट की हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस जो है, कार्डियक अरेस्ट हो गया, या फिर पोल्यूशन की वजह से आपके लंग्स खराब हैं, किडनीज खराब हैं, तो उस वजह से भी जो है डिजीज़ बहुत ज़्यादा है इंडिया में ड्यू टू पोल्यूशन। हम नॉर्मली इसे बोलते हैं कि अगर आप दिल्ली चले गए तो अगर आप वहाँ पर पूरी ज़िंदगी रह लिए तो आपकी लाइफ के 10 साल ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, बिकॉज इतना पोल्यूशन है वहाँ पर कि अल्टीमेटली आपकी जो बॉडी है वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो इसीलिए इंडिया में कई सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इतना पोल्यूशन है कि वहाँ पर रहना ही बहुत मुश्किल है, जिनमें से आपका दिल्ली भी आता है। तो अगर हम ऐसी बात करें कि कौन कौन सी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर ये पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हम बात करते हैं कि भाई यस, इंडिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का लेवल है, जैसे कि बताया भी गया है। एक ग्रीन पीस स्टडी है, ग्रीन पीस इज़ अ काइंड ऑफ NGO जिसने स्टडी किया था। इसने बताया कि जो एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PM 2.5 है इन दिल्ली इन 2020 वॉज 17 टाइम्स हायर देन द रिकमेंडेड लेवल्स। 2020 में जितना PM 2.5 दिल्ली वाले एरिया में होना चाहिए था उससे 17 टाइम्स पाया गया वहाँ पे। तो जब 17 टाइम्स पोल्यूटेंट आपकी बॉडी में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट करेंगे। तो ये जस्टिफिकेशंस है कि वाई इंडिया में पोल्यूशन का लेवल इतना हाई क्यों है। आपको कैसे पता? क्योंकि डिफरेंट सर्वेज हुए जिन्होंने हमें बताया है। साथ में एक और सर्वे है आपका ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज स्टडी, कि भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ये बता रही है कि पोल्यूशन की वजह से बॉडी में किस किस तरीके की डिजीजेज हो जाती हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया की जो 95% पॉपुलेशन है वो ऐसे एरियाज़ में रहती है जो कि WHO के 2005 वाली गाइडलाइंस के हिसाब से भी पोल्यूटेड वाले एरियाज़ में अभी भी है। मतलब सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कि अच्छी हवा कंज्यूम कर रहे हैं। 95% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन already lived in areas where the pollution level were higher than the WHO's 2005 norms। और जो हमारे खुद की नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, WHO वाले तो फिर भी आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे खुद के हैं एक तो वो हैं ही बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स कि भाई WHO 15 कहता है, हम 60 कहते हैं, वो 10 कहता है, हम 70 कहते हैं। तो हमारे लिए जो सेफ़ लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी सेफ़ लिमिट है, और वो भी हम लोगों ने अभी तक अचीव नहीं करी है, वो भी हमने मेट अभी तक नहीं करी है, जिससे कि इंडिया में एयर क्वालिटी को हम ढंग की पोजीशंस में रख सकें, है ना। तो कहने का मकसद ये है कि कई सारे सर्वेज हैं, कई सारी स्टडीज़ ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि यस, इंडिया में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो डिजीज़ हैं वो लोगों को लग रही हैं, और जिससे जो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जा रही है। दैट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस मतलब दिस स्टडीज़। और एक और रिपोर्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ये एयर क्वालिटी रिपोर्ट है जो कि कौन रिलीज़ करता है? IQ एयर। IQ एयर एक आपकी स्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सर्वेस के हिसाब से इंडिया में टोटल 22 ऐसी सिटीज़ हैं जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर 30 ऐसी सिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हैं, उनमें से 22 कहाँ पर हैं? वो इंडिया में हैं। तो ये रिपोर्ट बता रही है कि बेसिकली इंडिया में सिटीज़ जो मेनली जहाँ पर लोग काम करने जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन भी वहाँ पर है ना, तो उस एरिया में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा कम है इस टाइम बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। और इसने ये बताया कि भाई जो दिल्ली है, दिल्ली इज़ दी वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कैपिटल, और सेकंड नंबर पर आती है आपकी ढाका बांग्लादेश वाली, फिर आपकी मंगोलिया वाली और काबुल वगैरह। ये सब याद करना है, ठीक है। अदरवाइज ये आप ध्यान रखेंगे कि जो दिल्ली है ये पूरे वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है, सिंपल सिटी नहीं, इट इज़ दी कैपिटल सिटी। और जो गाजियाबाद है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का जो खिताब है वो इसके पास है।
तो आप ये देख सकते हैं कि भाई प्रीलिम्स में क्वेश्चन किस तरीके से आपके पास आएगा कि भाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स पूछी होंगी कि कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दिस वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट विच इज रिलीज्ड बाय IQ एयर। पहला आएगा दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, राइट स्टेटमेंट। अगर ऐसे आ जाए कि दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, तो सिटी नहीं है, सिंपल कैपिटल सिटी की हम बात कर रहे हैं। जब हमने हर कंट्री की सिटी को कंपेयर किया, सिर्फ कैपिटल सिटी को कंपेयर किया तब, तो पूरी सिटीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। और जो गाजियाबाद इट इज़ द सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, और टोटल 30 सिटीज़ में से टोटल इंडिया में 22 हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हैं। तो ये है बेसिकली आपके स्टेटस ऑफ पोल्यूशन इन इंडिया। अब जो WHO ने गाइडलाइंस रिवाइज करी हैं, इनकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, क्या इनकी सिग्निफिकेंस है, ऐसा क्या हो जाएगा कि जो WHO ने अगर ये लिमिट्स को लोअर किया है तो इंडिया पर क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से इंडिया काफ़ी ज़्यादा ऐसी है जो कि काफ़ी पोल्यूटेड एरियाज़ में लोग रह रहे हैं। इंडिया इज़ नाउ दी पोल्यूटेड जोन फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। तो हमें पता है कि भाई WHO के हिसाब से हमारे यहाँ पर जो क्वालिटी की एयर है वो अवेलेबल नहीं है। इससे बेसिकली होता क्या है, आपके देश की जो एस्थेटिक वैल्यू है वो कम होती है, जिससे टूरिज़्म भी कम होता है। इसी वजह से अगर आपको इंडिया में जो टूरिज़्म को प्रमोट करना है, फॉरेक्स आपका आएगा, जब टूरिज़्म प्रमोट होगा तो अल्टीमेटली आपको अपने देश को सबसे पहले पोल्यूशन फ्री करवाना पड़ेगा, है ना। तो आपको पता है कि WHO की जो गाइडलाइंस है वो हमें फॉलो करनी है, क्योंकि इसके हिसाब से हम लोग पोल्यूशन फ्री कंट्री नहीं है, जो कि हमारे जो इकोनॉमी है उसको भी इम्पैक्ट कर सकती है। साथ में WHO ने खुद भी ये कहा है, WHO के हिसाब से भी जैसे ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेज था, उसने तो कहा था कि ऑलरेडी इंडिया की 95% पोल्यूशन कहाँ रह रही है, इन दी पोल्यूटेड एरियाज। और WHO के हिसाब से भी इंडिया जो है 90% ऑफ द इंडिया ने सिर्फ 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विच डिड नॉट मीट द 2005 पोल्यूशन क्राइटेरियाज। अगर हम पूरे वर्ल्ड की भी बात करें तो इंडिया के तो चलो हैं ही 95% पीपल, बट वर्ल्ड में भी 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी जगहों पर है जहां पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए हम लोगों ने इन गाइडलाइंस को रिवाइज किया है ताकि जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं वो ज़्यादा प्रोएक्टिवली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और एयर क्वालिटी को मेंटेन करें। जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा था कि इंडिया में दिल्ली में अभी स्मॉग टावर्स की काफ़ी बात चल रही है। ये स्मॉग टावर्स क्या हैं, बेसिकली जहाँ पर जो भी पोल्यूटेड एयर है वो इसमें एंटर करेगी और अल्टीमेटली जो साफ़ हवा है ये आगे रिलीज़ करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्री मतलब जो अच्छी एयर है वो सर्कुलेट हो रही है। और अभी रिसेंटली दिल्ली में लगाया गया है एट दी कैनॉट प्लेस, है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था। तो ऐसे ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं वो नेशनल गवर्नमेंट्स उठाएं ताकि अल्टीमेटली आपका जो पॉपुलेशन है वो पोल्यूशन की वजह से डिजीज़ होने से ना मरे, है ना। तो ये ध्यान रखना है। साथ में जो WHO की नॉर्म्स हैं ये इंडिया को पुश करेगा कि भाई आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करें और ज़्यादा अमाउंट ऑफ इनिशिएटिव्स लॉन्च करें, उनको ढंग से इम्प्लीमेंट करें, लोगों की पार्टिसिपेशन को इंश्योर करें, ताकि एक आप ये पूरा का पूरा नेशनल मूवमेंट बना सकें टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी। तभी चीज़ें पॉसिबल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। साथ में इसमें ये भी लिमिटेशंस हैं कि भाई ठीक है आपने जो ये लिमिट्स लगाई हैं अच्छी बात है, होनी चाहिए पूरी, तभी तो क्वालिटी ऑफ एयर अच्छी हो पाएगी यहाँ पर। लेकिन आपने जो ग्राउंड रियलिटी है ऑफ दीज साउथ एशियन कंट्रीज़ इनको नहीं अपने कंसिडरेशन में लिया कि अभी यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, दे आर इन द डेवलपिंग फेज़। तो साथ में इंडस्ट्रियल एमिशंस भी ज़्यादा हैं, जो व्हीकल्स हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से व्हीकल्स को थोड़ा सा व्हीकल ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बाय द पॉपुलेशन। तो इंडस्ट्रियल एमिशंस भी हैं, व्हीकलर एमिशंस भी हैं, एग्रीकल्चरल में जो मीथेन गैस रिलीज़ हो रही है वो भी है, बेसिकली इट इज़ ऑल्सो दी पोल्यूटेंट। तो अल्टीमेटली क्या है, और साथ में कुछ क्लाइमेटिक सिचुएशंस भी ऐसी हैं, कहीं फ्लड आ रहे हैं, कहीं ड्रॉट्स आ रहे हैं। तो इन सब के बीच में सारा का सारा फोकस एयर क्वालिटी पर ही करना, इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी चैलेंजिंग टास्क। कि ये जो कंट्रीज़ हैं ये अभी बहुत ज़्यादा सिचुएशन में है जहाँ पर इनके पास और बहुत ज़्यादा ऐसे फोकस एरियाज़ हैं जहाँ पर इनको काम करना है
है ना। तो अभी इनको लिमिट्स को लोअर करना थोड़ा सा इन कंट्रीज़ के लिए चैलेंजिंग है, बट यस कि भाई इनको अल्टीमेटली करना तो यही है। एक कम से कम टाइमलाइन तो दे दी गई है ना कि भाई आपको ये चीज़ें करनी है। अभी आप नहीं फोकस कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जब आप फोकस कर पाएंगे अगले 2-3 साल या 10 साल बाद भी, तब आपको ये चीज़ें अचीव करनी पड़ेंगी, ताकि जो लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स हैं वो आपके सक्सेसफुल माने जाए। तो ये ध्यान रखेंगे। और साथ में ये भी है कि यार क्योंकि ये जो WHO गाइडलाइंस हैं ये बाइंडिंग नहीं है। अब बाइंडिंग नहीं है तो बेसिकली कोई भी कंट्री माने या ना माने उसकी मर्जी है। और हम तो अभी भी अपने जो NAAQS है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको ही मीट नहीं कर पाए हैं, जो कि इससे 4 टाइम्स ज़्यादा हैं। तो हम अभी बिल्कुल शॉर्ट टर्म फ्यूचर में ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग WHO गाइडलाइंस को फॉलो करें, और जबकि बाइंडिंग भी नहीं है, इट इज़ जस्ट रिकमेंडेटरी इन नेचर, एडवाइजरी इन नेचर है कि भाई अगर आपको अपनी पॉपुलेशन को पोल्यूशन फ्री करना है तो फिर आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो कुछ इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, सिग्निफिकेंस है, और साथ में कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी कि ये क्यों हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे इन द नियर शॉर्ट फ्यूचर। तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। न्यूज़ में क्यों था, हमने डिस्कस किया है कि जम्मू कश्मीर ने अभी रिसेंटली ही इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की बात करी है, जिससे कि ये चाह रहे हैं कि इनकी जितनी भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए। तो दैट इज़ द न्यूज़। लेकिन अब हमारे पास काम ये है कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, व्हाट आर दी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो प्रोविजन क्या है बेसिकली इस एक्ट में, सबसे पहले तो डिफाइन किया गया है। देखो ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, ये इसका जो क्रक्स है दैट इज़ कि जो भी एरियाज़ में, फॉरेस्ट एरियाज़ में ट्राइबल्स रहते हैं या फिर ऐसे लोग जो कि फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हैं, उनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ पावर दी गई है एज़ कम्पेयर टू दी स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी डिसीजंस हैं वो कौन लेगा, यहाँ पर ग्राम सभा वुड टेक दी डिसीजन कि कौन से राइट ट्राइबल्स को मिलने हैं या नहीं मिलने हैं। तो ये पावर है ग्राम सभा के हाथ में। और ग्राम सभा क्या है, बेसिकली आपकी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर उस एरिया में रहने वाले सभी 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं दे आर दी मेंबर्स। तो अल्टीमेटली आपने खुद के लिए ही खुद ही लॉज बनाने हैं, तो आप अच्छे लॉज ही बनाएंगे, मतलब अपने आप को गवर्न करने की जो पावर है वो आपको ही दे दी गई है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट एक्ट है जहां पर ट्राइबल्स के राइट्स को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हुए सरकार की तरफ से इंटरफेरेंस काफ़ी कम कर दी गई थी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका क्रक्स है जहां पर ट्राइब्स को ज़्यादा पावर दी गई है। इसमें 2 तरीके की कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है। पहली कैटेगरी है आपकी इसमें FDST, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब जो कि फॉरेस्ट में रहती है और उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस भी दिया हुआ है बाय द सेंटर गवर्नमेंट। दूसरी हैं वो भी आपके फॉरेस्ट ड्वेलर्स ही हैं, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट ही हैं, फॉरेस्ट में ही रहते हैं, लेकिन दे डू नॉट हैव द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट दे आर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो कि पिछली 3 जनरेशन से वहाँ पर रह रहे हैं, मतलब 75 ईयर्स। 3 जनरेशन से वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, 75 ईयर से रह रहे हैं, और वो बेसिकली फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड के लिए भी और अपने जीवन यापन के लिए भी। तो ये 2 कैटेगरीज हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और इट स्ट्रेंथन्स द कंजर्वेशन रिजीम ऑफ द फॉरेस्ट्स while ensuring livelihood and food security of this FDST and OTFD। ये दोनों की आपने डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। साथ में क्रक्स आपको बता ही दिया मैंने कि जो ग्राम सभा है इट इज़ दी अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटर्मिनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। कौन कौन से जो फॉरेस्ट राइट्स हैं वो मिलेंगे या किसी इंडिविजुअल को या फिर पूरी की पूरी कम्युनिटी को, और साथ में कि और बोथ या दोनों को ही उनका क्या नेचर होगा राइट्स का या फिर कितने एक्सटेंट तक वो राइट्स आपको मिलेंगे, ये सब चीज़ें डिसाइड करने की जो पावर है दैट इज़ विद द ग्राम सभा। और ग्राम सभा क्या है हमने अभी डिस्कस किया ही है। तो इट इज़ बेसिकली गिविंग द ओवरवेलमिंग पावर्स ऑफ द ग्राम सभा, जिससे कि शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर और ट्राइब के लोग जो कि फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हैं उनके राइट्स उनको दिए जा सके।
और इस एक्ट में देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स, देर आर 4 काइंड ऑफ राइट्स जो कि इन लोगों को दिए गए हैं। पहला राइट है आपका टाइटल राइट्स। टाइटल राइट्स है बेसिकली कि जिस भी लैंड पर अभी ट्राइबल लोग अभी कल्टीवेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बट उनके पास अभी लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो पेपर रिकॉर्ड्स हैं, लैंड रिकॉर्ड्स हैं, ये बहुत नया फिनोमिना है, ट्राइबल एरिया तक पहुंची नहीं है चीज़ ये। इसीलिए जिन ट्राइब्स के पास लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है कि ये लैंड उनकी है, बट वो काफ़ी सालों से इस पर कल्टीवेशन करते हुए आए हैं, वो वाली जो लैंड है वो ट्राइबल्स के नाम कर दी जाएगी। इट इज़ सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर मैक्सिमम लैंड उनके नाम पर की जा सकती है जहाँ पर वो ऑलरेडी कल्टीवेशन कर रहे थे। ऐसा नहीं हो कि भाई आप 2 हेक्टेयर में कल्टीवेशन कर रहे थे और आपने बोला कि भाई 2 तो ये दे दो, बाकी जो 2 है वो साइड वाली दे दो। ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर आप ऑलरेडी कल्टीवेशन कर रहे थे वही लैंड आपको मिलेगी, कोई और लैंड आपको ग्रांट नहीं की जा रही है, ये आप ध्यान रखना। और लिमिट क्या है आपकी? 4 हेक्टेयर। फिर है आपके यूज़ राइट्स। यूज़ राइट्स की भाई जो भी फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं आप उनको यूज़ कर सके, है ना। फॉरेस्ट में जो वुड्स हैं, जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं या फिर बैम्बू है, उन सब को आप यूज़ कर सके। दीज आर दी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिसमें आपका लीव्स आ जाता है और जो चीज़ें हैं फॉरेस्ट वाली, गम आ जाता है, साथ में बैम्बू आ जाता है। तो दीज आर दी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ग्रेजिंग एरियाज। अगर आपके पास भेड़ बकरी या फिर कोई और एनिमल है तो आप उन एरियाज़ में उनको ग्रेज करवाने के लिए छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि भाई आप वहाँ पर अगर रहते हैं और अगर वो एरिया कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया तो आप वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, भले ही वो एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है लेकिन फिर भी परमिशन के बाद आपको ग्रेजिंग करवाने के लिए वहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा कोर एरिया है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है तो आपको मना किया जाएगा, अदरवाइज मना करने की ऐसी कोई बात नहीं आती। तो दे हैव द यूज राइट, यूज ऑफ द प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट्स। फिर है आपके रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स। कभी कभी होता है कि भाई किसी भी जगह पर माइनिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए, डैम बनाने के लिए वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है, दे आर फोर्सफुली एविक्टेड। लेकिन अगर ऐसे कोई सिचुएशन है जहाँ पर ये आपको डेवलपमेंट के लिए वहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो आपको ये राइट है कि वो किसी और जगह पर आपको रीसेटलमेंट करें और आपको लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करें। और ये तो बात की बात है, पहले आपके पास ये राइट है कि आप वहाँ से ना निकले, कि भाई ये हमारी लैंड है, हम लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, तो आपको एक कोई हक नहीं बनता है कि आप यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर हमें यहाँ से निकाल दें। तो दे हैव द राइट, द रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, कि भाई अगर आपको निकाल भी दिया गया है, इलीगल एविक्शन है और फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट भी है, तो भी आपको हम लोग रिहेबिलिटेट करेंगे, जिसमें हम आपको बेसिक अमेनिटीज़ देंगे और साथ में आपको काम करने के लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे। और अदरवाइज तो हम पहले क्या कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ से निकालना ही ना पड़े, आपको बस किसी आसपास कंटिगुअस एरिया में ही हम लोग रिसेटल कर दें, बहुत दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक तो ये है। लास्ट है आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स। किसी भी फॉरेस्ट को या उस फॉरेस्ट वाले रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, कैसे कंजर्व करना है, कैसे प्रिजर्व करना है, ये सारी जो पावर्स हैं ये लोगों को ही दे दी गई थी, मतलब ट्राइबल एरियाज के लोगों को ही दे दी गई थी। खास करके इसमें ग्राम सभा की जो परमिशन है वो ज़्यादा काम आती है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बता रही हैं कि भाई आप फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करें, जो ट्राइबल के लोग हैं वो खुद ही अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर सम 4 काइंड्स ऑफ राइट्स। पहला है आपका टाइटल राइट्स, फिर है यूज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट्स, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स इन केस ऑफ फोर्सफुल माइग्रेशन, और या फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स, जब आप किसी फॉरेस्ट को मैनेज, प्रिजर्व या कंजर्व करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, ये आपके पास पावर है। तो ये तो है आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसका ये क्रक्स है बेसिकली। अब हमें ये देखना है कि भाई इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जम्मू एंड कश्मीर में अगर ये हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या फिर किसी और एरिया में भी, इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करने से हम लोगों ने क्या अचीव किया है अपनी लाइव्स में।
देखो यार, बेसिकली हम बात करते हैं पहले तो नक्सलिज्म मूवमेंट की, नक्सल मूवमेंट की, नक्सलवादी मूवमेंट। ये मूवमेंट बेसिकली चलाया गया था उन लोगों के द्वारा जिनकी लैंड को फोर्सफुली या तो सरकार के द्वारा ले लिया गया था या फिर उनको वहाँ से निकाल दिया गया था ड्यू टू एनी रीज़न। तो वैसे जो लोग हैं वो बेसिकली क्या बने, नक्सलाइट्स बने, और धीरे धीरे करके ये एक ऐसा मूवमेंट बन गया जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट कैरेक्टर इसने ले लिया। इसीलिए अब सरकार की तरफ से इस नक्सलिज्म मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्रैश करने की कोशिशें की जा रही हैं। बट कहने का मकसद ये है कि जो कई तरीके के वायलेंट मूवमेंट्स हैं वो शुरू होते हैं जब आपको आपके बेसिक राइट्स नहीं मिलते। इसीलिए ट्राइबल लोगों को अगर आप उनके बेसिक राइट्स नहीं देंगे, उनके कल्चरल राइट्स, उनको किसी भी चीज़ को यूज़ करने का राइट्स, जहाँ पर वो लैंड कल्टीवेट कर रहे हैं उसका ओनरशिप का राइट्स अगर आप नहीं देंगे तो अल्टीमेटली दे विल बिकम ऑल्सो वायलेंट। इसीलिए नक्सलिज्म मूवमेंट जैसे चीज़ को बचाने के लिए सरकार की तरफ से ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करना ये बहुत ही एक अप्रिशिएटिव इनिशिएटिव है ना। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो वायलेंट एक्टिविटीज़ हैं वो रुक गई थी इन दी फॉरेस्ट एरियाज़। और यही कोशिश हमारी ये भी है कि J&K में भी चीज़ें इस तरीके से बढ़िया इम्प्लीमेंट हों। और साथ में जब आपने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है तो आपने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो राइट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसको इम्प्लीमेंट किया है। आपने जो 5th और 6th शेड्यूल के मैंडेट्स हैं उनको भी एक्सपैंड किया है ताकि जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं जो कि किसी एरिया में रह रही हैं दे कुड इनहैबिट दी लैंड्स और दे कुड कल्टीवेट दी लैंड्स। तो ये हम ध्यान रखेंगे। साथ में इट हैज़ द पोटेंशियल टू डेमोक्रेटाइज द फॉरेस्ट गवर्नेंस, कि भाई एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां पर फॉरेस्ट को गवर्न करने के लिए आपने ये डेमोक्रेटाइज तरीके से चीज़ें इंप्लीमेंट करी हैं कि जिन लोगों को आपको गवर्न करना है आपने सारी पावर्स उनके हाथ में ही दे दी हैं, ताकि ऐसा ना हो कि भाई एक डेस्पोटिक सिस्टम सा डेवलप हो जाए कि भाई जो लोग हैं वो मान नहीं रहे और अल्टीमेटली उनको फोर्सफुली चीज़ें मनवाई जा रही हैं। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोगों ने फॉरेस्ट की जो गवर्नेंस है, फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है, इसको हम लोगों ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है। इसका मतलब हम लोगों ने जो ट्राइब के लोग हैं उनका व्यू पॉइंट भी जानने की कोशिश की है, ये हम ध्यान रखेंगे। और साथ में ये भी है कि यार जहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उस एरिया को कैसे मैनेज करना है उन्हीं लोगों से तो पूछोगे आप, क्योंकि आपको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता है, आप बाहर से बैठकर शासन नहीं कर सकते। इसीलिए अगर किसी भी एक्ट को आपने बढ़िया से इम्प्लीमेंट करना है तो फिर आपको वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना करके उनसे बातचीत करने में ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। और यही चीज़ करता है आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इट इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसने फॉरेस्ट राइट्स बेसिकली लोगों को प्रोवाइड करे और उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतर किया है ना। अभी रिसेंटली इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की बात की गई थी, बट काफ़ी सारे एनवायरमेंटलिस्ट थे जिन्होंने ये कह दिया था कि भाई अगर आप इसमें चेंजेस करेंगे तो इसका जो बेसिक एसेंस है वो ख़त्म हो जाएगा और जो राइट्स आपने ट्राइबल्स को दिए थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी वो ड्राफ्ट अभी रूल्स ही हैं, अभी वो पास नहीं किए गए हैं। अगर वो पास कर दिए जाएंगे तो हम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पे। फिलहाल के लिए आपको बस ये एक्ट के प्रोविजन ध्यान में रखने हैं और साथ में इस मूव की क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ज़रूरत पड़ी थी, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट करेंगे पर्ल फार्मिंग इन ट्राइबल एरियाज। देखो ये बेसिकली ये पर्ल्स बेसिकली बनाए गए हैं, दिस इज़ द ऑयस्टर्स। कई जो मरीन एनिमल्स हैं वो खुद से ही जो पर्ल्स हैं वो डेवलप करते हैं। तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें इन ऑयस्टर्स की फार्मिंग करनी है, वो अल्टीमेटली खुद ही डेवलप कर लेंगे पर्ल्स को। और इससे होगा क्या, ये जो पर्ल्स है ना ये इनका काफ़ी ज़्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस है कि भाई कई सारे लोग इनको इकट्ठे करते हैं, पैसे देकर भी इनको खरीदते हैं, ताकि एक तरीके से कल्चरल हेरिटेज ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। साथ में कई लोगों को शौक भी होता है चीज़ों को खरीदने का, ऐसी वालों को। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो पर्ल्स हैं जो ऑयस्टर्स डेवलप कर रहे हैं या फिर डिफरेंट मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इसको डेवलप कर रहे हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मार्केट है और ये काफ़ी वर्ल्ड ओवर डेवलप भी किए जा रहे हैं। बट इंडिया अभी इसमें हल्का सा पीछे है। इसीलिए खास करके ट्राइबल एरियाज जिनके पास वाटर बॉडीज़ का एक्सेस है ना, लेक्स हैं या फिर आपके पॉन्ड्स हैं या रिवर्स हैं,
जहाँ पर आप इन ऑयस्टर्स की फार्मिंग कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप इन पर्ल्स को फार्म कर रहे हैं, आप इनको बेचेंगे क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, एक्सपोर्ट भी आप इनको कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, जो ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनकी काफ़ी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। तो हम लोगों ने बेसिकली ट्राइब के लोगों के लिए इनकम को बढ़ाने के लिए, इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने के लिए ये पर्ल फार्मिंग को भी डेवलप करने का इनिशिएटिव उठाया है। और इनिशिएटिव किसका है? इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइफेड इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसने एग्रीमेंट साइन किया है विद दी एक ऐसी कंपनी जो कि झारखंड बेस्ड है, प्योरिटी एग्रोटेक। ये दोनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया है कि भाई आप पर्ल फार्मिंग को बेसिकली इंडिया में प्रमोट करो, और ख़ास करके आपके जो ये ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर प्रमोट करो। तो पेपर में स्टेटमेंट आ जाए कि भाई पर्ल फार्मिंग के लिए भी नीति आयोग ने और ट्राइफेड ने एग्रीमेंट लॉन्च किया है, तो वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ट्राइफेड और सिर्फ झारखंड की कंपनी है प्योरिटी एग्रोटेक, उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं ना, क्योंकि न्यूज़ में तो ये है, लेकिन इसका हम बेसिक बैकग्राउंड भूल जाते हैं कि यार एक्चुअली ये न्यूज़ में चल क्यों रहा है। ये तो हमें याद है कि हमें इनकम बढ़ानी है ट्राइबल एरियाज़ के लोगों की, बट एग्रीमेंट क्या है ये हल्का सा दिमाग से स्किप हो जाता है, तो वो आपने हल्का सा ध्यान में रखना ही है। चलो नेक्स्ट है कि भाई इस अग्रीमेंट में ये लोग करेंगे क्या। अग्रीमेंट बेसिकली यही है कि जो ट्राइबल के लोग हैं वो ऑयस्टर्स या फिर जो और मसल्स हैं, मतलब इस तरीके के जो एनिमल्स हैं जो कि पर्ल्स को ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, उनकी फार्मिंग करेंगे। और अल्टीमेटली वो जो पर्ल्स होंगे उनको वेरियस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी बेचा जाएगा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब पर ही बेचा जाएगा, या फिर और कोई भी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और साथ में इंडिया में ऐसे 141 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स भी खोले जाएंगे, जहां पर जो चीज़ें ट्राइब के लोग बना रहे हैं उनको बाकी और लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों तरीके की जो मार्केटिंग है उस पर फोकस कर रहा है कि भाई लोगों तक ये बेसिकली पहुंचाया जाए, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। जो लोग मार्केट में आ सकते हैं वो खरीद लें, जो नहीं आ सकते वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। तो ये सबका जिम्मेदारी किसने ली है इसके जो एक कंपनी से अग्रीमेंट साइन किया गया है, प्योरिटी एग्रोटेक। ये आप ध्यान रखेंगे। साथ में एक ही जो कंपनी है इसके जो सेंटर्स हैं दे विल बी डेवलप्ड इनटू वन धन विकास केंद्र क्लस्टर्स। ये हमने पहले भी किया था, वन धन विकास केंद्र, कि भाई इसके नाम से ही क्लियर है कि जो भी चीज़ें आप फॉरेस्ट से लेकर आए हैं, वन से लेकर आए हैं, उनको बेचकर आप बेसिकली क्या करें, अपनी इनकम को प्रमोट करें, धन कमाएं उससे। तो दिस इज वन धन विकास केंद्र ऐसी जगह है जहां पर ट्राइब के लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, उनको सिखाया जाता है कि भी चीज़ें आपको करनी कैसे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें भी खोली जाएंगी और कम से कम ये 25 सच क्लस्टर्स वुड बी ओपन इन दी झारखंड वाला एरिया। यहाँ पर लोगों को सिखाया जाता है कि भाई आपने कोई जो फूड प्रोडक्ट अगर बनाया है तो आप उसको कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं आपको सिखाई जाती हैं, आप कैसे इनको ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको सिखाई जाएंगी विद द ट्रेनिंग इन दी वन धन विकास केंद्र। और ये सब कौन कर रहा है, ये कर रही है कंपनी जिसके साथ अग्रीमेंट साइन किया गया है। और यहाँ पर ये फोकस है कि ऐसे ट्राइबल लोग जो कि नियर दी वाटर बॉडीज़ रहते हैं, दे कुड डेवलप दी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयस्टर्स, मरीन ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद ही पर्ल्स को डेवलप कर लेता है। तो इसीलिए उससे क्या होगा, इनकी जो इनकम है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ये है बेसिकली आपका अग्रीमेंट, जहाँ पर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों पर फोकस है। इस कंपनी के द्वारा डिफरेंट काइंड ऑफ वन धन विकास केंद्र खोले जाएंगे, ट्राइबल्स के लोगों को सिखाया जाएगा कि भाई आपको ये जो पर्ल फार्मिंग है वो करनी कैसे है, और अगर आप कर चुके हैं तो ऑलरेडी आपको किस तरीके से इसको मार्केट में बेचना है, कैसे इसकी मार्केटिंग करनी है ना, तो कहाँ तक कैसे इसको लोगों तक पहुँचाना है, ये सब चीज़ें हम आप लोगों को सिखाएंगे। दिस इज़ द क्रक्स ऑफ दिस अग्रीमेंट।
साथ में पर्ल फार्मिंग की यही है कि भाई पर्ल फार्मिंग करने से फ़ायदा होगा क्या, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है कि इट फार्म्ड इन नंबर ऑफ कंट्रीज इन दी वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड पर्ल्स। एक तो ये बेसिकली एस्थेटिक वैल्यूज़ को इम्प्रूव करने के लिए अपने घरों में लोग लगाते हैं, तो पहली बात तो ये है। साथ में जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है, जो ऑयस्टर्स हैं, इनका तो जो फूड है वो भी आप बेसिकली बना सकते हैं, तो फूड भी हो जाता है और साथ में एस्थेटिक वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये बाहर के एरियाज़ में अभी तो, बट इंडिया में फोकस इस पर हमें करना है अभी, और फोकस भी हम कहाँ कर रहे हैं, खास करके इन दी ट्राइबल एरियाज़। जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन बी द फ्रेश वाटर, रिवर में भी आप इन पर्ल्स डेवलपिंग ऑर्गेनिजम्स को उगा सकते हैं, मतलब इनको आप इनहेबिट कर सकते हैं, इनकी ग्रोथ करवा सकते हैं बाय द रिप्रोडक्शन। तो ये सब चीज़ें हैं। फ्रेश वाटर भी है आपका, सॉल्ट वाटर जो नेचुरली ओशन वाला एरिया है वहाँ पर भी आप इनको उगा सकते हैं। तो ये डिपेंडेंट है कि आप किस एरिया में रहते हैं। चाहे अगर आप उड़ीसा वाले एरिया में हैं तो आप सी वाटर में आप ये बेसिकली डेवलप कर लेना, और अगर आप झारखंड वाले एरिया में हैं जो कि वाटर बॉडी से नहीं लगता, वो अल्टीमेटली आप वहाँ पर रिवर्स के थ्रू करवा लो, लेक्स के थ्रू करवा लो। तो दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू। तो हमारे काम की बेसिकली चीज़ ये है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय द पर्ल फार्मिंग, और ये अभी न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज ट्राइफेड ने एक अग्रीमेंट साइन किया है ताकि पर्ल फार्मिंग के थ्रू हम लोग ट्राइब्स के लोगों की इनकम को जनरेट कर सके, उनको ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलो, तो ये 3 टॉपिक्स हैं बेसिकली आपके जो कि हमें सोशल इश्यूज़ में करने थे। अगर आपको कोई दिक्कत है इन किसी भी टॉपिक्स में तो आप पूछ सकते हैं। बाकी क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ यू आर सीरियस फॉर यूपीएससी 2022 देन आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।